नमस्कार साथियों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आपका जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अभी पेपर 1 के लिए। यूजीसी नेट का जो पेपर 1 था उसके लिए हम लोग जो है यूनिट 1 के बारे में पढ़ रहे थे इससे पहले, तो उसी के बारे में आज भी बात करेंगे। चलिए जी, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। ठीक है। अच्छा जी, इसमें कौन सा कलर है? ग्रीन। चलो भाई, ठीक है। चलिए जी, यूजीसी नेट के लिए यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 की बात कर रहे हैं। पेपर 1 को पढ़ रहे हैं। ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने 5 क्लासें पूरी कर ली हैं। आज की जो क्लास रहेगी ये यूनिट 1 को लेकर। यूनिट 1 जो है आपकी, वो है आपकी शिक्षण अभिवृत्ति यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसकी आपकी 5 क्लास इससे पहले पूरी हो चुकी है। आज चलेगी आपकी 6ठी क्लास। पहली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो उसमें पढ़ा था हमने शिक्षण का अर्थ, विशेषताएं और उद्देश्य। दूसरी क्लास में पढ़ा है आपका शिक्षण का स्तर और शिक्षण के प्रकार। इसके अलावा तीसरी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा शिक्षण एड्स और शिक्षण सहायक सामग्री। चौथी क्लास की अगर मैं बात करूं तो इसमें था शिक्षण के दृष्टिकोण और शिक्षण की विधियां। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 6 रहेगी। क्लास नंबर 6 पढ़ेंगे क्लास नंबर 5। ठीक है, ये क्लास नंबर 5 थी आपकी। कौन सी? शिक्षण में शिक्षकों की भूमिका। ये भी आप कंप्लीट जो है इसको पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास रहेगी क्लास नंबर 6, वो रहेगी आपकी क्या? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किसको कहते हैं? ठीक है, क्या इसमें आपका आएगा? ठीक है, और क्या इसका अर्थ होगा, क्या इसकी परिभाषा होगी, उस सब के बारे में बात करेंगे। डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात करेंगे। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होता है, इसके अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और इसको जो है दोनों को डिटेल से पढ़ लेते हैं भाई। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे पहले देख लेते हैं आपका शिक्षण क्या होता है, उसके बाद देखेंगे अधिगम क्या है। ठीक है, तो पहले शिक्षण की परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे अधिगम की प्रक्रिया। तो दोनों को देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षण की मैं आपको परिभाषा लिखूं अगर, तो शिक्षण किसे कहा जाता है? ठीक है, यानी कि टीचिंग किसको कहा जाएगा? ठीक है, तो शिक्षण किसे कहा जाएगा? ठीक है भाई, शिक्षण जो है एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि इसमें अध्यापक बच्चों को विषय वस्तु को समझाने और उनकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो यानी कि कहा जा सकता है कि शिक्षण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। व्यवस्थित प्रक्रिया है। शिक्षण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्रों को विषय वस्तु का ज्ञान तथा उनकी जिज्ञासा का विकास करता है। तो उस प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाएगा। ठीक है जी, शिक्षण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें एक अध्यापक बच्चों को विषय वस्तु को समझाने और उनकी जिज्ञासा को या उनकी जिज्ञासा का विकास करने या जिज्ञासा का प्रोत्साहन करने का कार्य करता है या उनकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, और उनके सीखने में सहायता उनको देता है। ठीक है जी, और भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं छात्रों को सीखने में अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग करके उनका विकास करता है या उनको शिक्षण प्रदान करता है। तो शिक्षण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक जो है शिक्षक छात्रों को विषय वस्तु का ज्ञान तथा उनकी जिज्ञासा का विकास करता है और छात्रों को सीखने में अनेक प्रकार की विधियों का जो है प्रयोग करता है। तो उसको ही आपका क्या चाहते, तो उसी को कहा जाएगा शिक्षण। ठीक है जी, या टीचिंग। ठीक है, तो शिक्षण अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो शिक्षण एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक बच्चों को सरल और बहुत आसान तरीके से उदाहरण के साथ साथ कुछ चीज़ों को सिखाने और उनको सरल करने या उनको समझाने का जो
समझाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, या समझाने का जो प्रयास करता है उसी को शिक्षण कहा जाता है। और उसमें बच्चे जो है उस चीज को सीखने का प्रयास करते हैं तो उसको कहा जाएगा भाई क्या, शिक्षण। ठीक है, ठीक है जी। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक छात्रों को विषय वस्तु को समझाने और उनकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने तथा सीखने में सहायता करने के लिए विभिन्न उपकरणों या विधियों का प्रयोग करके उनको सिखाने का प्रयास करता है, उसी को शिक्षण कहा जाएगा। इसके बाद बात करेंगे भाई अधिगम की। अधिगम किसे कहा जाता है? अधिगम यानी कि लर्निंग, यानी कि सीखना। ठीक है, अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना। ठीक है, ये भी एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब जो ना लगातार चलती रहती है। यह एक, तो अधिगम की परिभाषा यहाँ पे लिख रहा हूँ, शिक्षण की परिभाषा ऊपर लिखी है, यहाँ पे लिखी मैंने अधिगम के लिए। यह एक सतत प्रक्रिया है। यह एक सतत प्रक्रिया है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें छात्र ज्ञान, कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोण को समझता है और उनको ग्रहण करता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें छात्र, आसान भाषा में लिख देता हूं, जिसमें छात्र ज्ञान, बौद्धिक मूल्यों आदि को ग्रहण करता है। तो उसको अधिगम कहा जाएगा या सीखना कहा जाएगा। लर्निंग मतलब सीखना। ठीक है, ठीक है जी। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें छात्र जो है ज्ञान और कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोण को समझता है या उनको सीखने का प्रयास करता है। यानी कि कुल मिलाकर जब अध्यापक किसी बच्चों को पढ़ाता है तो उसमें छात्र क्या करते हैं? छात्र अधिगम करते हैं। अध्यापक बच्चों को शिक्षण देता है, यानी कि जो है पढ़ाता है, टीचिंग देता है, और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे उस चीज को अधिगम करते हैं, यानी कि सीखते हैं। ठीक है, अधिगम का मतलब है लर्निंग, यानी कि सीखना। ठीक है, जब बच्चे जो है अध्यापक या किसी अन्य उपकरण के माध्यम से कोई ज्ञान या बौद्धिक मूल्यों को ग्रहण करते हैं या किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसी को आपका क्या कहा जाएगा? अधिगम कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको अधिगम कहा जा सकता है। इसके अलावा दोनों की अगर संयुक्त रूप से परिभाषा में बताऊं आपको तो इसमें लिख सकते हैं आप, संयुक्त रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक ऐसा माध्यम है जिससे शिक्षक और छात्र मिलकर एक प्रभावी और सार्थक शिक्षा प्रणाली का निर्माण करते हैं तो उसी को आपका क्या कहा जाएगा? शिक्षण अधिगम उसको कहा जाएगा। इसके शिक्षण अधिगम के अनेक घटक होते हैं, उन घटकों के बारे में देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम के कौन कौन से घटक होंगे? ठीक है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका इसमें जो पहला घटक होगा, ठीक है, वो होगा आपका कौन सा? वो होगा भाई आपका शिक्षक। ठीक है, यानी कि टीचर। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे पहला घटक जो माना जाता है वो टीचर को माना जाता है। दूसरा आपका छात्र रहेगा, यानी कि छात्र और अध्यापक दोनों ही रहेंगे सम्मिलित रूप से। इसके अलावा उसमें पाठ्य वस्तु यानी कि पाठ्यक्रम भी होगा। इसके अलावा शिक्षण विधियां, उसमें कौन कौन सी विधियों के माध्यम से बच्चे को शिक्षण प्रदान किया जा रहा है वो भी रहेगा। इसके अलावा अधिगम सिद्धांत भी इसमें शामिल किए जाएंगे, तो इनको डिटेल से देखते हैं। चलिए जी, शिक्षक। ठीक है, तो शिक्षक किसे कहा जाता है? भाई एक ऐसा व्यक्ति जो बच्चों को कक्षा में जाकर कुछ शिक्षा प्रदान करता है या मार्गदर्शन देता है, ठीक है, या आपका सुगम करता भी इसको कहा जा सकता है, तो वो आपका जो है टीचर का काम करता है। तो शिक्षक को कह सकते हैं ज्ञान प्रदाता और मार्गदर्शक होता है। तो टीचर जो है ज्ञान प्रदाता और मार्गदर्शक होता है। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में मार्गदर्शक, प्रेरक और सुगमकर्ता की भूमिका निभाता है। वह छात्रों को सीखने के अनुभवों को समृद्ध बनाता है, यानी कि मजबूत करता है और उनके बौद्धिक विकास में योगदान प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा भूमिका की अगर मैं बात करूं टीचर की, कि टीचर की भूमिका क्या क्या होती है? ठीक है, तो विषय वस्तु को एक तो रोचक बनाता है। भूमिका की अगर मैं बात करूं, अध्यापक की क्या भूमिका होगी? ठीक है, तो शिक्षण को रोचक बनाता है। शिक्षण या विषय वस्तु, शिक्षण या विषय वस्तु, शिक्षण या विषय वस्तु को, शिक्षण या विषय वस्तु को रोचक बनाता है। रोचक बनाता है ताकि बच्चे जो है उसमें मन लगाकर शिक्षा को प्राप्त करें या पढ़ें। ठीक है, दूसरा कह सकते हैं छात्रों की जिज्ञासा और सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। छात्रों की जिज्ञासा यानी कि इच्छा शक्ति, जिज्ञासा
या इच्छा शक्ति लिख सकते हैं, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, जिज्ञासा व छात्रों की जिज्ञासा व बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास में सहायक होता है। ठीक है, छात्रों की जिज्ञासा बढ़ाने और बौद्धिक विकास में सहायक होता है। बौद्धिक विकास तथा सोचने की क्षमता, तथा सोचने की क्षमता में विकास करता है, क्षमता का विकास करता है, सोचने की क्षमता का विकास करता है। ठीक है जी। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? ठीक है, तो इसके अलावा जो है कई विधियों के माध्यम से, ठीक है, अध्यापक जो है कई विधियों के माध्यम से इसको अपने जो है शिक्षण को प्रोग्रेस, एक मिनट भाई इसको मैं जो है एक मिनट इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा बंद हो गया है। एक मिनट के लिए जो है इसको कर लेते हैं इसको। चलो भाई, बीच में थोड़ा सा जो है लाइट चली गई थी, ठीक है, इसमें दिक्कत हो गई थी। तो मैंने आप लोगों को बताया कि शिक्षक जो है, ठीक है, वो ज्ञान प्रदाता होता है और मार्गदर्शक होता है। ठीक है, अध्यापक जो है वो ज्ञान प्रदाता और मार्गदर्शक का के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? ठीक है, शिक्षक जो है शिक्षण प्रक्रिया में मार्गदर्शन, प्रेरक और सुगमकर्ता का कार्य करता है, भूमिका निभाता है। वह छात्रों को सीखने के अनुभवों को बहुत समृद्ध या शक्तिशाली बनाता है और उनके बौद्धिक विकास में भी योगदान प्रदान करता है। भूमिका की अगर बात करें, टीचर की भूमिका क्या क्या होती है? तो शिक्षण या विषय वस्तु को रोचक बनाता है, छात्रों की जिज्ञासा, इनकी इच्छा शक्ति और बौद्धिक विकास तथा सोचने की क्षमता का विकास करता है। ठीक है, तो ये सारे कार्य जो है टीचर के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो रहेगा आपका छात्र। ठीक है, छात्र क्या? ठीक है, तो छात्र क्या होता है? छात्र जो होता है वो होता है ग्रहण करने वाला। ठीक है, यानी कि शिक्षा ग्रहण करने वाला। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने वाला, शिक्षा ग्रहण करने वाले को कहा जाएगा क्या? छात्र। शिक्षा देने वाले को कहा जाएगा टीचर। ठीक है, यानी कि ज्ञान देने वाले को टीचर और ज्ञान ग्रहण करने वाले को कहा जाएगा भाई छात्र। ठीक है, छात्र शिक्षण प्रक्रिया का सबसे मुख्य केंद्र होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अधिगम तभी प्रभावी होगा जब छात्र स्व प्रेरित होकर, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए रुचि उत्पन्न करता है। यानी कि जब जो है बच्चा खुद, ठीक है, बच्चा खुद अपनी इच्छा से पढ़ना चाहता है, तो ऐसे में जो है, ऐसे में क्या होता है? ठीक है, तो ऐसे में अधिगम प्रक्रिया जो है बहुत अधिक शक्तिशाली या विकसित होती है। ठीक है, इसके अलावा भूमिका की बात करें तो सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में भाग लेना। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में भाग लेना, सीखने की प्रक्रिया में भाग लेना, सीखने की प्रक्रिया में भाग लेना, भाग लेना। एक तो बच्चा क्या करता है? ठीक है, जब भी जो ना अध्यापक पढ़ाता है तो बच्चा जो है सीखने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें भाग लेता है। इसके अलावा अपने संदेह और जिज्ञासाओं को स्पष्ट करता है। ठीक है, अध्यापक के सामने। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं अपने संदेह, कोमा जिज्ञासा, जिज्ञासा, या लिख सकते हैं भाई अपने प्रश्न। ठीक है, अपने प्रश्न अध्यापक के सामने रखता है, अध्यापक के सामने रखता है, सामने रखता है, अध्यापक के सामने रखता है। ठीक है, अध्यापक के सामने रखता है। और क्या करता है जी? और क्या करता है? और क्या करता है? अच्छा, सीखने की प्रक्रिया में भाग लेता है, वो तो हो ही गया। ठीक है, इसके अलावा समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है, समस्या का समाधान, समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है, समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। ठीक है जी, तो शिक्षक क्या होगा? शिक्षक होता है ज्ञान प्रदाता या मार्गदर्शक, यानी कि बच्चों को ज्ञान देने वाला। इसके अलावा बात करें छात्र की, तो छात्र होगा क्या? छात्र होता है ज्ञान ग्रहण करने वाला, यानी कि शिक्षा प्राप्त करने वाला। ठीक है जी, भूमिका की अगर बात करें तो शिक्षक जो है सीखने की प्रक्रिया में भाग लेता है, अपने संदेह, जिज्ञासा या प्रश्न अध्यापक के सामने रखता है, दूसरा समस्या का समाधान करने का खुद भी प्रयास करता है। ठीक है, इसके बाद अगले घटक की बात करें तो पाठ्य जो है, पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम इसको कह सकते हैं, पाठ्यक्रम।
पाठ्यक्रम, इसका भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है बेटी, पाठ्यक्रम का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो इसमें आपका रहेगा भाई क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि भाई क्या पढ़ाया जा रहा है, पाठ्यक्रम में हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। पाठ्य वस्तु वह ज्ञान है जिसकी जानकारी, ठीक है, पाठ्य ज्ञान जो है, पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम वह ज्ञान या जानकारी होती है जिसे आपका जो ना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान साझा किया जाता है या समझा जाता है, ठीक है। तो आपका शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत हमको ये देखना होता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है या पाठ्यक्रम हमारा क्या है, ठीक है। यह छात्रों की उम्र, समझने की क्षमता और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाता है, ठीक है। पाठ्यक्रम जो होगा वो बच्चे की एक तो उसमें एज देखी जाएगी, भाई किस एज के बच्चे को किस प्रकार का पाठ्यक्रम आपका पढ़ाया जाएगा। दूसरा फिर जो ना उसको सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार क्यों जो है किस चीज के बारे में जानकारी देनी है, वो भी इसमें ध्यान में रखा जाता है। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं आप, ठीक है, पाठ्यक्रम वह ज्ञान और जानकारी है, पाठ्यक्रम वह ज्ञान व जानकारी, ज्ञान व जानकारी है, पाठ्यक्रम वह ज्ञान तथा जानकारी है जिसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, जिसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक व छात्र के बीच, शिक्षक व छात्र के मध्य साझा किया जाता है, ठीक है जी। उसको कहा जाएगा पाठ्य वस्तु। पाठ्य वस्तु एक ऐसी जानकारी या ऐसा ज्ञान होता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय कक्षा में बच्चे और अध्यापक के बीच में साझा किया जाता है, ठीक है। तभी तो जो है उसको पढ़ाया जाएगा, यानी कि जो है उसके अनुसार ही अध्यापक बच्चे को पढ़ाता है, ठीक है। और ये अगर बात करें, ठीक है, पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम जो है बच्चों की उम्र या एज के हिसाब से उनको समझने की क्षमता के अनुसार, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाता है। ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है कि भाई जो ना कि उस एज का बच्चा उसको सीख सके, उसको पढ़ सके और उससे कुछ जो है ज्ञान प्राप्त कर सके। तो उसी को कहा जाएगा क्या, पाठ्य वस्तु। तो इसमें रहेगा आपका क्या पढ़ाया जा रहा है। दूसरा है आपका शिक्षण की विधियां। तो शिक्षण की विधियों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, शिक्षण की विधियों की, ठीक है, तो शिक्षण की विधियों की अगर बात करें, शिक्षण की विधियों में आएगा आपका कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, बच्चे को कैसे पढ़ाया जा रहा है, उसके अंतर्गत आती है आपकी शिक्षण की विधियां, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, उसी को शिक्षण की विधियां कहेंगे। शिक्षण की कुछ प्रमुख विधियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। शिक्षण की प्रभावशीलता इस पर निर्भर करती है कि शिक्षक कौन सी विधि को अपनाता है या किस प्रकार की विधि के माध्यम से बच्चों को जो है पढ़ाने का प्रयास करता है। तो उसमें आपका जो है उसके अंतर्गत आ जाएगी शिक्षण की विधियां। अब इनकी अगर विधियों की बात करें तो कुछ ऐसी विधियां हैं जो बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैंने आपको जो है इसके पिछली क्लासों में भी आपको बताया था, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, ठीक है। सूचना देने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, ठीक है। या किसी बात की जानकारी देनी है तो क्या करेगा, अध्यापक बच्चों को आकर क्या देगा, लेक्चर देगा, ठीक है। तो व्याख्यान विधि या लेक्चर विधि, नंबर 1 लिख सकते हैं आप, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि है एक तो आपकी, ठीक है, शिक्षण अधिगम की एक व्याख्यान विधि है। इसमें क्या होता है, अध्यापक जो है बच्चों को आकर लेक्चर देता है या बच्चों को आकर जो है संदेश देता है या सूचना देता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है आपका संवादात्मक विधि। संवादात्मक विधि जो है इसको अंग्रेजी में डिस्कशन मेथड कहा जाता है, ठीक है। संवादात्मक विधि, संवेदात्मक विधि, इसके बारे में भी चर्चा कर चुके थे हम पहले ही, ठीक है, इससे पहले की क्लासों में। इसमें क्या होता है, इसमें आपस में चर्चा की जाती है, ठीक है, इसमें आपकी चर्चा की जाती है, ठीक है, चर्चा होती है, ठीक है, यानी कि छात्र व अध्यापक के बीच, ठीक है, छात्र व अध्यापक के बीच डिस्कशन होता है, छात्र व अध्यापक के बीच चर्चा होती है। किसके बीच में, छात्र व अध्यापक के बीच में। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो है अध्यापक, इसमें लिख सकते हैं आप शिक्षक या अध्यापक, शिक्षक
लेक्चर देता है या भाषण देता है, ठीक है, या सूचना देता है, शिक्षक सूचना देता है, तो इसमें लिख सकते हैं जो है अध्यापक आकर सूचना देता है, लेक्चर देता है, ठीक, या व्याख्यान देता है। इसके अलावा एक आपकी और विधि है इसमें, जिसको कहा जाता है प्रयोगात्मक विधि, ठीक, प्रयोगात्मक विधि नंबर 3 पर लिख सकते हैं आप, प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि, ये आपकी विज्ञान और गणित में ज्यादा कारगर है, विज्ञान व गणित में ज्यादा कारगर है, ठीक। इसके अलावा नंबर 4 पर अगर मैं आपको बताऊं, ठीक, शिक्षण विधियों में नंबर 4 पर अगर आप लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हैं आपके परियोजना विधि, परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट विधि, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, ठीक है, परियोजना विधि, तो परियोजना विधि भी आ जाएगी आपकी, परियोजना विधि भी कह सकते हैं, ठीक है, परियोजना विधि, ये प्रोजेक्ट पे पढ़ाया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा समस्या समाधान विधि भी कह सकते हैं आपके लिए, समस्या समाधान विधि नंबर 5 पर लिख सकते हो आप, समस्या, यहां तक चमक रहा है ना, ठीक है, समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। समस्या समाधान विधि का मतलब है कि किसी भी बात की समस्या पर या किसी पर्सन अगर आपका हल नहीं हो रहा है या कोई जो है कोई ऐसी समस्या आ रही है तो उसके बारे में भी आप जो है तार्किक सोच बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बताई मैंने आपको व्याख्यान विधि, ठीक है, इसमें क्या होता है सूचना देने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी है, ठीक है। इसमें आपका अध्यापक क्या होता है लेक्चर देता है और बच्चे आपके शांतिपूर्वक जो है उसकी बात को सुनते हैं। दूसरा है आपका संवादात्मक विधि, इसको बोलते हैं डिस्कशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि चर्चा या विचार विमर्श किया जाता है छात्रों और जो छात्र व अध्यापकों के बीच में या अध्यापक व छात्रों के बीच में किसी बात को लेकर डिस्कशन होता है। इसके अलावा एक मैंने आपको बताई प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है विज्ञान और गणित में इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इसके अलावा परियोजना विधि, परियोजना विधि की अगर मैं बात करूं तो इसको व्यावहारिक कार्यों के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। और समस्या समाधान विधि की अगर बात करूं तो इसमें तार्किक सोच को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। इसके बाद अगला पॉइंट रहेगा आपका अधिगम सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, ठीक है, अधिगम सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अधिगम सिद्धांत के बारे में बात करेंगे कि भाई जो ना अधिगम कैसे किया जाता है, ये पढ़ा कैसे जाता है, ठीक। अधिगम मतलब लर्निंग, ठीक है, लर्निंग, ठीक है, थ्योरीज, ठीक। अधिगम सिद्धांत का मतलब है लर्निंग थ्योरीज, यानी कि अधिगम हमको कैसे जो हम अधिगम कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में, ठीक है। अधिगम सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि छात्र किस प्रकार ज्ञान को ग्रहण करता है, ठीक है। तो छात्र किस प्रकार ज्ञान को ग्रहण करता है, अधिगम सिद्धांत का मतलब है छात्र ज्ञान को किस प्रकार छात्र ज्ञान को किस प्रकार ग्रहण करता है। तो अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत आएगा भाई छात्र जो है किस प्रकार जो है ज्ञान को ग्रहण करता है या ज्ञान को प्राप्त करता है, यह समझने में मदद करता है, ठीक है। अधिगम सिद्धांत हमको यह समझने में या समझाने में मदद करता है कि छात्र जो है ज्ञान को किस प्रकार अधिग्रहण करता है या जो है उसको ग्रहण करता है, ठीक है। तो प्रमुख सिद्धांत है कुछ उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आपका एक है आपका संवेदात्मक अधिगम सिद्धांत, ठीक है, संदर्भात्मक, ठीक है, संदर्भात्मक सिद्धांत, अगर मैं बात करूं ये सिद्धांत आपका किसके द्वारा दिया गया था, तो भाई इस सिद्धांत को आपका स्किनर, ठीक है, स्किनर के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या होता है प्रेरणा और अभ्यास पर अधिक जो है प्रेरणा व अभ्यास पर आधारित होता है, ठीक है, प्रेरणा और अभ्यास पर आधारित होता है, ठीक है। ये आपका प्रेरणा व अभ्यास पर आधारित होता है। स्किनर और आपका पावलोव, ठीक है, पावलोव के द्वारा दिया गया, पावलोव, और एक आपके विद्वान रहे हैं स्कैनर, तो इन दोनों के द्वारा इसको दिया गया है, ठीक है, इस सिद्धांत को। दूसरे सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत रहता है, ठीक है। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत नंबर 2, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, ठीक है। इसमें भाई यहां से जो ना अधिगम आ जाएगा, अधिगम यानी कि सीखना, अधिगम सिद्धांत, ठीक है। तो संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो ये दिया गया आपका पियाजे के द्वारा, ठीक है। पियाजे और एक दूसरे आपके विद्वान है इसमें, ठीक है, ब्रूनर, ठीक है, ब्रूनर और पियाजे के द्वारा, ठीक है,
ब्रूनर ब्रूनर व पियाजे के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया है। ब्रूनर व पियाजे के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया है। ब्रूनर व पियाजे के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया है। इसमें क्या है, इसमें आपका जो ना सोचने और तर्क करने की क्षमता पर आधारित होता है। ठीक है, सोचने व तर्क करने की क्षमता पर इसको आधारित माना जाता है। सोचने व तर्क करने, सोचने व तर्क करने की क्षमता पर आधारित होता है। क्षमता पर आधारित होता है। क्षमता पर आधारित होता है। ठीक है, सोचने और समझने की क्षमता पर आधारित होता है। जबकि संदर्भात्मक की अगर मैं बात करूं तो वो आपका प्रेरणा और अभ्यास पर आधारित रहेगा। प्रेरणा व अभ्यास, प्रेरणा व अभ्यास पर आधारित होता है। प्रेरणा व अभ्यास पर आधारित होता है। ठीक है, आप लोग जो है मेरे साथ साथ आप भी नोट्स बनाते रहें। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जो है बहुत ज्यादा आपके लिए लाभदायक होंगे। इसके अलावा दूसरा अगर मैं बात करूं तीसरे की, वो रहेगा आपका संरचनावादी अधिगम सिद्धांत। ठीक है, नंबर 3 संरचनावादी अधिगम सिद्धांत। संरचनावादी अधिगम सिद्धांत की अगर बात करें तो वाइगोत्स्की के द्वारा इसको दिया गया था। ठीक है, वाइगोत्स्की के द्वारा इसको दिया गया। वाइगोत्स्की आपके विद्वान हैं, उनके द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया। इसमें क्या है कि अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है, ये किस पर होगा, ये अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है, अनुभव पर आधारित है, ये आपका अनुभव पर आधारित रहेगा। ठीक है, आगे बात समझे। तो 3 प्रकार के अधिगम जो है आपके सिद्धांत के बारे में चर्चा की जाती है। सबसे ज्यादा संदर्भात्मक अधिगम सिद्धांत है आपका, पावलोव और स्किनर के द्वारा दिया गया। ये आपका प्रेरणा और अभ्यास पर आधारित है। दूसरा आपका संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर और पियाजे के द्वारा दिया गया। इसमें सोचने व तर्क करने की क्षमता पर आधारित होता है। इसके अलावा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत है आपका, इसकी अगर बात करूं तो वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है और ये अनुभव पर आधारित होता है। तो ये आपके 3 प्रकार के अधिगम आपके जो है अधिगम सिद्धांत सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा आपके दिए जाते हैं। तो इनमें से ही किसी एक का आपका एग्जाम में आ जाएगा और पूछेगा कि किसके द्वारा दिया गया है। तो इस तरह से इसमें आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के चरण। कौन कौन से चरण होते हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के चरणों की बात करेंगे। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के चरणों में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले रहता है आपका प्रारंभिक चरण, दूसरा आएगा प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले प्रारंभिक चरण की बात करते हैं। प्रारंभिक चरण, ठीक है, इस चरण में क्या होता है कि शिक्षक जो है शिक्षण के लिए आवश्यक योजनाएं और सामग्री तैयार करता है। ठीक है, इसमें शिक्षक शिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री व योजना तैयार करता है। ठीक है जी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के चरण की अगर बात करूं तो सबसे पहला जो चरण होगा पढ़ाने के लिए जो चरण होता है, उसमें क्या होता है कि अध्यापक जो है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, शिक्षक जो है शिक्षण के लिए यानी कि पढ़ाने के लिए आवश्यक जो सामग्रियां हैं, जो फैक्ट हैं, जो भी आपके सिद्धांत है वो सभी, ठीक है, जो फैक्ट या जो सामग्री है, ठीक है, उनको लेकर आता है और इसके अलावा योजना तैयार करता है कि भाई किस प्रकार से पढ़ाना है। इसके अलावा छात्रों को शिक्षण के प्रति रुचिकर बनाने के लिए प्रेरक गतिविधियां भी इसमें करता रहता है, यानी कि अनेक प्रकार के तौर तरीके अपनाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, छात्रों को प्रभावित करने के लिए, छात्रों को शिक्षण के लिए प्रभावित करने के उद्देश्य से, छात्रों को शिक्षण के उद्देश्य से प्रभावित करने के लिए छात्रों को प्रभावित करने के लिए या उनके प्रति रुचिकर बनाने के लिए, ठीक है, प्रेरक गतिविधियों का प्रयोग करता है। प्रभावित करने के लिए अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है। अनेक प्रकार की विधियों
का प्रयोग कर सकता है, अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग कर सकता है, तो वो भी आपका प्रारंभिक चरण के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो जो ना अध्यापक जो है बच्चों को सबसे पहले आपका जो भी टॉपिक पढ़ाना है उस टॉपिक के बारे में बताता है, या उससे संबंधित कुछ बच्चे अगर कुछ जानते हैं तो उनसे आपके प्रश्न पूछता है। ठीक है, क्या कर सकता है, विषय की भूमिका बनाने के लिए या विषय की भूमिका बनाता है, सबसे पहले क्या करता है, जो भी टॉपिक जो है अध्यापक को पढ़ाना है उस टॉपिक के बारे में बच्चों से बात करता है, बच्चों को समझाता है, उसके बाद बुक से पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से पढ़ाता है, या फिर उससे संबंधित अगर कोई बच्चे कुछ जो है जानते हैं तो उनसे उसके आंसर या उत्तर पूछने का प्रयास करता है या उनसे जानने का प्रयास करता है। ठीक है, ताकि बच्चों की उस टॉपिक में या उस विषय में अधिक रुचि बन सके। ठीक है, तो ये रहा प्रारंभिक चरण। बात करेंगे इसके बाद दूसरे चरण की, तो दूसरा चरण है आपका प्रस्तुति चरण, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रस्तुति चरण क्या है। ठीक है, इस चरण में क्या होता है, इस चरण में शिक्षक विषय वस्तु को व्याख्यान या चर्चा या प्रयोग करके या दृश्य सामग्री के माध्यम से, ठीक है, बच्चों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। ठीक है, या बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। इसमें क्या होता है कि शिक्षक और छात्रों के बीच में सक्रिय सहभागिता उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं आप, इसमें अध्यापक छात्रों के सामने अध्यापक छात्रों के सामने ठीक है, विषय वस्तु को, ठीक है, विषय वस्तु को या विषय वस्तु जो भी उसको पढ़ाना है, ठीक है, विषय वस्तु यानी कि पाठ्यक्रम, ठीक है, विषय वस्तु को रखता है, चर्चा करता है, व्याख्यान कर सकता है, व्याख्यान यानी कि उस पर लेक्चर दे सकता है, व्याख्यान करता है, ठीक, ताकि छात्रों और अध्यापक के बीच में एक बेहतर समझ या सक्रिय भागीदारी उत्पन्न हो सके। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, विज्ञान अगर मान लो जो ना प्रयोग है, विज्ञान प्रयोगशाला में किसी चीज पर प्रयोग करना है, ठीक, तो पहले क्या होगा, अध्यापक बच्चों को करके दिखाएगा, उसके बाद बच्चे उसे करने का प्रयास करेंगे। या मान लो हिस्ट्री की क्लास है तो इतिहास की घटनाओं के बारे में बहुत सारी बातें बताएगा, उससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक के बारे में बताएगा, उन लड़ाइयों युद्धों के बारे में या उन राजाओं के बारे में उनकी कहानियों के रूप में उनको सुनाने का प्रयास करेगा, जिससे जो है बच्चों का मन उस टॉपिक को पढ़ने में लगता है, या थोड़ी बहुत बच्चों को उससे पहले भी जानकारी पर्याप्त हो जाती है। ठीक है, तो उसी को कहा जाएगा आपका क्या, प्रस्तुतिकरण चरण है। इसके बाद अनुप्रयोग चरण की अगर मैं बात करूं, अनुप्रयोग चरण क्या रहेगा, छात्रों से अधिगम की गई जानकारी को व्यवहार में लागू करने की अपेक्षा की जाती है इसमें। यानी कि बच्चों को जो कुछ भी सिखाया गया है, ठीक है, उसको जानने का प्रयास करता है अध्यापक। ठीक है जी, तो उसको कहा जाएगा अनुप्रयोग चरण। ठीक है, अनुप्रयोग चरण में क्या होगा, छात्रों से अधिगम की जानकारी को अधिगम की जानकारी को व्यवहार में लागू करने का प्रयास करता है, जानकारी को व्यवहार में लागू करने का प्रयास करेगा, लागू करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनुप्रयोग चरण में अध्यापक जो है छात्रों से अधिगम की जानकारी को व्यवहार में लागू करने का प्रयास करता है या अपेक्षा करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि छात्र जो है प्रयोग, अभ्यास और परियोजनाओं के माध्यम से अपनी समझ को और अधिक स्पष्ट करते हैं। ठीक है जी, अनुप्रयोग में क्या होता है कि छात्र जो है प्रयोग के माध्यम से अपनी जानकारी को अध्यापक के सामने या टीचर के सामने स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं या रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, छात्रों से ये अपेक्षा की जाती है कि जो भी जानकारी उनको प्राप्त की गई या जो भी जानकारी उन लोगों ने ग्रहण की है, ठीक है, वे उस जानकारी को व्यवहार में लागू करें, उनसे ये अपेक्षा अध्यापक के द्वारा की जाती है अनुप्रयोग चरण में। दूसरा क्या होता है, छात्र जो है प्रयोग के माध्यम से या परियोजनाओं या अभ्यास के माध्यम से अपनी जानकारी को अध्यापक के सामने स्पष्ट करने का प्रयास करता है। जैसे मान लो जो ना गणित के सवाल है तो उनको हल करके देता है,
इसके अलावा भाषा के संबंध में मान लो कोई भाषा के निबंध तैयार करके देता है, या अध्यापक ने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर देता है, तो उसी को कहा जाएगा अनुचरण प्रयोग। ठीक है, इसके बाद अगला है मूल्यांकन प्रयोग। मूल्यांकन प्रयोग में क्या होता है, इसमें जांच की जाती है। ठीक है, छात्रों ने कितना सीखा इस बात की इसमें जांच की जाएगी, बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, जांच की जाती है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं शिक्षक छात्रों का परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन करता है कि भाई किस बच्चे ने कितना सीखा है, या किस बच्चे ने कितना अधिगम प्राप्त या कितना अधिगम प्राप्त किया है। उससे ये पता चलता है कि भाई कि अध्यापक का अधिगम कितना प्रभावी रहा है। ठीक है, कि अध्यापक की बातों को बच्चे सीख पाए हैं। अब इसमें आपका परीक्षा आपकी लिखित भी हो सकती है और आपकी मौखिक भी हो सकती है। ठीक है, दोनों प्रकार की परीक्षाओं को इसमें प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, कक्षा में छोटे छोटे टेस्ट वगैरह भी दिए जा सकते हैं, तो उसमें आपका बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये होगा आपका मूल्यांकन चरण। ठीक है जी, आगे बात समझ में, एक बार मैं फिर से दोबारा से आपको उनको बता देता हूँ। प्रारंभिक चरण क्या होगा, इसमें क्या है कि शिक्षक शिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री और योजना तैयार करता है, और छात्रों को शिक्षण के उद्देश्य से प्रभावित करने के लिए अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है, तो उसको कहा जाएगा आपका प्रारंभिक चरण। दूसरे चरण की अगर बात करें तो दूसरा चरण है प्रस्तुति चरण। ठीक है, इसमें क्या होता है, अध्यापक छात्रों के सामने विषय वस्तु को रखता है, उन पर चर्चा करता है, व्याख्यान करता है। ठीक है, ताकि बच्चे उस चीज को ग्रहण कर सकें या उस चीज को सीख सके। अनुप्रयोग चरण की अगर मैं बात करूं तो छात्रों से अधिगम की जानकारी को व्यवहार में लागू करने का प्रयास किया जाता है, या अपेक्षा की जाती है कि बच्चों ने जो कुछ सीखा है वे उसे अपने दैनिक जीवन में या व्यवहार में उसको लागू करने का प्रयास करें। इसके अलावा छात्रों के प्रयोग के माध्यम से अपनी जानकारी को अध्यापक के सामने स्पष्ट करने का भी प्रयास किया जाता है। इसके बाद मूल्यांकन की बात करूं, मूल्यांकन मतलब कि बच्चों की परीक्षा लेना या बच्चों का टेस्ट लेना, ताकि ये पता लग सके कि बच्चों ने कितना अधिगम प्राप्त किया है, बच्चे कितना सीख पाए हैं। तो इसमें क्या होता है कि शिक्षक छात्रों की परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन करता है। ठीक है, उनका मूल्यांकन करता है। ठीक है, उनकी परीक्षा कराता है, वे आपके मौखिक या लिखित या आपके प्रयोगशाला में आपके प्रयोगशाला में भी या परियोजना कार्यों के माध्यम से गतिविधियों के माध्यम से भी उनका टेस्ट लिया जा सकता है। मौखिक भी लिया जा सकता है, लिखित भी लिया जा सकता है। ठीक है जी, लिखित परीक्षा के माध्यम से, या फिर प्रोजेक्ट के माध्यम से, या परियोजना कार्यों के माध्यम से, या उनकी जो कार्य करने की गतिविधि है उनके माध्यम से भी अध्यापक बच्चों को देखकर ये एहसास या मालूम कर सकता है कि बच्चे ने कितना अधिगम प्राप्त किया है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद आगे बात करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के उपाय। क्या क्या उपाय ऐसे हैं जिसके माध्यम से एक अध्यापक अपने अपनी शिक्षण प्रक्रिया को या शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावी बना सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप इसमें लिख सकते हैं आपका सक्रिय शिक्षण को बढ़ावा देना। नंबर 1, सक्रिय शिक्षण को बढ़ावा देना। सक्रिय शिक्षण को बढ़ावा देकर ठीक है, सक्रिय शिक्षण को बढ़ावा देकर एक अध्यापक अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है। इसमें क्या होता है, पारंपरिक के बजाय आधुनिक तकनीकों को या अनुभव, जो टीचर का जो अनुभव है ठीक है, उसको अपनाकर बच्चों को समझाने का प्रयास करता है, ताकि बच्चे सक्रिय रूप से होकर कक्षा में अधिगम ग्रहण करें या आपका किसी भी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करें। दूसरा अगर कह सकते हैं तो तकनीकी संसाधनों का उपयोग भी इसमें किया जा सकता है। ठीक है, तकनीकी संसाधनों का उपयोग करके भी शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करके, ठीक है, तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करके, जैसे आपका इंटरनेट है, गूगल है, ठीक है, इसके अलावा आपका डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, उनके माध्यम से भी इनको पढ़ाने का प्रयास करके, या डिजिटल टूल जितने भी आते हैं, स्मार्ट क्लास है, ई लर्निंग है, ठीक है, इसके अलावा आपका आदि के माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास किया जाएगा, जिसके कारण शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया आपकी प्रभावी होगी। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं छात्रों की आवश्यकता को समझ कर। अगला रहेगा आपका तीसरा, लिख सकते हैं इसमें आपका छात्रों की आवश्यकता को समझकर। छात्रों की जो नीड है, छात्रों की आवश्यकता
छात्रों की आवश्यकता को समझकर भी अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। यानी कि बच्चों की क्या आवश्यकता है, ठीक है, उसके आधार पर भी इसको प्रभावी बनाया जा सकता है। दूसरा आपका समस्या समाधान आधारित शिक्षण देकर भी बच्चों को जो है अपने शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो लिख सकते हैं समस्या समाधान आधारित शिक्षण के माध्यम से समस्या समाधान शिक्षण के द्वारा भी एक अध्यापक जो है अपने शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावी बना सकता है। बच्चों की जो समस्या है उनकी समस्याओं को सुनकर, ठीक है, इनके छात्रों को व्यवहारिक जीवन की समस्याओं से जोड़कर, ठीक है, उनके सीखने को जो है बच्चों को सीखने का अवसर प्रदान करना, छात्रों को व्यवहारिक जीवन की समस्याओं से जोड़कर, ठीक है, सीखने का अवसर प्रदान करना, या उनकी जो समस्या है उनकी समस्या को सुनकर उसका निदान करने या उसका निदान करके भी आपका शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, निरंतर मूल्यांकन, ठीक है, नंबर 5, यानी कि बच्चों का निरंतर मूल्यांकन करना चाहिए। निरंतर मूल्यांकन के माध्यम से भी एक अध्यापक जो है अपने शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बना सकता है। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने वाले कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो सक्रिय शिक्षण को बढ़ावा देकर, ठीक है, यानी कि कक्षा में एक्टिव होकर बच्चों को समझाने का प्रयास किया जाए। एक तो ये तरीका है। दूसरा है आपका तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करके, जैसे आज के टाइम में डिजिटल बोर्ड है, यूट्यूब है, इंटरनेट है, आदि के माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास किया जाए, जो है तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करके। दूसरा, छात्रों की आवश्यकताओं को समझकर कि उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनको जानकर उसके बारे में उसका निदान करके। दूसरा, समस्या समाधान, यानी कि बच्चों की क्या समस्या है, उस समस्या का समाधान करके भी अपने शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके अलावा निरंतर मूल्यांकन, यानी कि बच्चों का लगातार जो है परीक्षण करते रहना चाहिए। बच्चों का लगातार परीक्षण करने से भी आप अपने अधिगम को जो है प्रभावी प्रक्रिया के तहत बदल सकते हैं, या शिक्षण अधिगम को प्रभावी या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना सकते हैं। ठीक है, ये 5 प्रकार के आप इसमें लिख सकते हैं। सक्रिय शिक्षण को बढ़ावा देकर, तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करके, छात्रों की आवश्यकता को समझकर और समस्या समाधान शिक्षण के द्वारा और निरंतर मूल्यांकन के माध्यम से आप अपने बच्चों को जो है एक अधिगम या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना सकते हैं, ताकि बच्चा जो है एक्टिव होकर आपकी बातों को सुन सके। ठीक है, चलिए जी, तो ये थी भाई आपकी आज की क्लास, छोटी सी क्लास थी। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल से मैंने आपको पढ़ा दिया है। यदि कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आया है तो आप इसको फिर से जो है दोबारा से भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसका जो है अगली क्लास में उसके बारे में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, क्योंकि आपका जो है इस चैनल पर आपको ये कंप्लीट आपके जो है यूनिट 10 है, आपकी ये अभी यूनिट 1 चल रही है, यूनिट 1 चल रही है। इसके अलावा 10 की 10 यूनिट आपको कंप्लीट कराई जाएगी पेपर 1 में। और हमारा टारगेट यही रहेगा कि आपका जो है 40 प्लस आप नंबर इसमें 40 प्लस क्वेश्चन सही करो, यानी कि कुल मिलाकर 100 नंबर का पेपर है आपका, और 100 में से कम आप जो है 80 प्लस नंबर आपके प्राप्त हों। 80 नंबर से ज्यादा ही लाने का प्रयास आपको जो है इसमें करना है। ठीक है, तभी जाकर आप जो है नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में बहुत आसानी से या थोड़ी सी तैयारी के बाद ही, ठीक है, बहुत कम मेहनत करके आप जो है 80 प्लस नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। नमस्कार।